नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन मिरर में। राजपूत या क्षत्रिय एक ऐसा शब्द जिसको सुनते ही मन में भाव आता है, शायद कोई राजा महाराजा के खानदान से होगा। कई जगह आपने देखा होगा कि लोग बड़े गर्व से कहते हैं हम राजपूत हैं। जय भवानी, जय राजपूताना जैसे नारे भी आपने अक्सर सुने होंगे। यहाँ पहले राजपूत रजवाड़े होते थे, लेकिन अब सच्चाई कुछ और ही है। ये लोग अक्सर आपको बोलते दिख जाएंगे कि ये राजपूताना की जुबान है जो कभी नहीं बदलती। लेकिन इतिहास में आखिर क्या है राजपूताना की आन बान और शान का सच? इस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज बहुत गहनता से हम जिक्र करेंगे अतीत के पन्ने पलटते हुए वर्तमान समय तक के कड़वे सच का, जो शायद सबको हजम न हो, लेकिन सत्य तो सत्य है जिसको झुटला नहीं सकते। राजपूत शायद तब से धरती पर है जब से धरती का जन्म हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि भगवान श्री राम के समय से ही है, लेकिन बात हम इनके इतिहास की ज्यादा पुरानी नहीं करेंगे क्योंकि वो शायद काल्पनिक भी लगे। शुरुआत करते हैं हम मुगल काल के समय से लेकर आज के वर्तमान तक की। जिस समय मुगल भारत में आए थे उस समय पूरा देश एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता और उस समय का हिंदू राष्ट्र अफगानिस्तान और ईरान तक था। ज्यादातर रियासतें राजपूत राजाओं के पास ही थी। वहीं राजा हर्षवर्धन एक ऐसे राजपूत शासक थे जिन्होंने 590 से 647 ईसा पूर्व तक एक छत्र शासन किया और पंजाब को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया। आपको बता दें कि राजा हर्षवर्धन के बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं था जिसने भारत पर इतने लंबे समय तक राज किया हो। लेकिन राजा हर्षवर्धन के बाद प्रतिहार वंश के गुज्जर नरेश मिहिर भोज का शासनकाल लंबा चला, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को नाकों चने चबवा दिए थे। गुज्जर नरेश प्रतापी राजा हुए हैं। हालांकि अलग अलग रियासतों के अलग अलग राजा थे, सबका जिक्र उस समय के इतिहास में नहीं किया गया है और न ही किसी अन्य राजपूत राजा का। कुछ गद्दारी नामक कलंक भी राजपूत समाज के कुछ राजाओं पर लगा है, जिन्होंने मुगलों, अकबर और अंग्रेजों का खुलकर साथ दिया था। और इतिहास में लिखा गया है जैसे राजा मानसिंह और जयचंद रणधीर सिंह और राजा मानसिंह और जयचंद तो मुगलों के सेनापति बनकर राजपूतों से ही और अन्य हिंदू राजाओं से लड़े थे और गद्दारी का जीता जागता उदाहरण पेश किया था। उस समय से राजपूत भी इनको गद्दार ही बोलते थे। जोधाबाई और अकबर के विवाह जैसे कई मामले बदनामी के रूप में इसी समाज के साथ चस्पा हुए हैं और राजपूतों के साथ भी कई मुस्लिम राजकुमारियों ने विवाह किया था। वो भी एक तरह से बदनामी का ही टीका राजपूत समाज के साथ जुड़ा हुआ है। राजपूत राजाओं के अहंकार और आपसी लड़ाई झगड़े एवं मतभेद की वजह से भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, जो इस समाज में आज भी जारी है। एक दूसरे को देखकर चिढ़ना, असल में अपने ही भाई का भाई बैरी आज भी है और पहले भी था। वहीं राजपूत शासकों की विचारधारा का आपस में मेल नहीं खाने का सबसे बड़ा फायदा मुगलों को हुआ। आपसी लड़ाई के कारण राजपूत शासक एक दूसरे पर हमला करते थे, जिससे राजपूत वंश का पतन होता चला गया और मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ। आज के दिन राजपूतों पर आरोप लगते रहते हैं कि राजपूतों ने देश पर मुगलों का राज कराया था। क्या ये सत्य है? इस पर हम गहराई से जिक्र करेंगे कि राजपूत आन बान शान के पीछे सच क्या है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि राजपूतों में गद्दार हुए हैं और जिन्होंने मुगलों का साथ दिया है। लेकिन अगर सारे ऐसे होते और देश के लिए, धर्म के लिए न लड़ते, तो आज भारत हिंदू राष्ट्र नहीं मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए था। क्योंकि इस्लामिक हमलावर तो युद्ध जीतने के बाद सबसे पहले धर्म परिवर्तन कराने लगते हैं। जैसे आज का ईरान तो पारसी धर्म वाली धरती थी, अरब पैगन, अफगानिस्तान हिंदू और बौद्ध, ये सब युद्ध हारने के बाद ही मुस्लिम बने हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। असल में घपला हुआ कहाँ है हिंदुत्व और राजपूतों के साथ। चलो इसको वर्तमान समय के उदाहरण के हिसाब से समझते हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने, वामपंथी मीडिया और बुद्धिजीवी समाज ने कहना शुरू किया कि मोदी को 38% जनसंख्या ने वोट दिया है। इसका मतलब 62% जनसंख्या ने मोदी के खिलाफ वोट दिया है। और उन्होंने किताबें भी लिख दी कि 62% लोग मोदी के खिलाफ क्यों थे। 2019 की मोदी जी की जीत के बाद फिर जब मोदी को 45% के आसपास वोट मिले, अब शशि थरूर जैसे और वामपंथियों ने फिर बोलना शुरू किया। 55% लोगों ने मोदी के खिलाफ वोट दिया। इसके लिए वामपंथी, आतंकवादपंथी,
तथा कथित सेक्युलर लोगों ने सेमिनार और एडिटोरियल के साथ किताबें तक लिख डाली। अब कल्पना करिए अगर 200 साल बाद ये वामपंथी इस दौर के इतिहास की स्कूली किताबें लिखेंगे तो मोदी के दोनों चुनाव की जीत किस तरह लिखेंगे। कुछ इस तरह लिखेंगे, 2014 के चुनाव में 62% जनता ने मोदी के खिलाफ वोट दिया और 2019 में 55% जनसंख्या ने मोदी के खिलाफ वोट दिया। उस दौर के लोगों को तो यही लगेगा ना कि जरूर इसका मतलब मोदी दोनों चुनाव हारा। लोग कहेंगे कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से हर चुनाव क्यों हार जाता था, क्योंकि जैसा लिखा जाएगा वैसा ही पढ़ा जाएगा और जैसा पढ़ा जाएगा वैसा ही फैलाया जाएगा। वो ही वामपंथियों ने चाहा है और हमेशा राजपूतों और हिंदू राजाओं को कम से कम आंक कर ही लिखा है। उस समय की सरकारों ने इतिहासकारों से राजपूतों व हिंदू राजाओं के बारे में गलत छपवाया। वो इसलिए कि आने वाले समय में जब ये समाज दोबारा जागरूक हो और दोबारा राज करने की सोचे तो इनका इतिहास देखकर लोग इससे किनारा कर लेंगे। इसलिए ऐसा इतिहास लिखवाया गया ताकि भविष्य की जड़ें खत्म कर सकें और राजपूत समाज मुंह उठाने की कोशिश न करे। लेकिन उनके लिखवाने पर थोड़ा सा अमल करेंगे तो कहानी समझ आ जाएगी। इतना होने के बाद भी आज तक हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों बचा रह गया, ये उन्हीं के शौर्य का जीता जागता सबूत है। ऐसा नहीं है कि राजपूत हारे नहीं, वो हारे भी हैं, लेकिन जैसा दिखाया गया है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा होता तो भारत में इतनी संख्या में मुसलमान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कैसे बच गए। पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष बाजवा है जो कभी सिख था, लेकिन जरूर हारने के बाद इसके परिवार का धर्म परिवर्तन हुआ होगा। लेकिन आज भी हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदू हैं, जो ये साबित करता है कि राजपूत ही नहीं, जाट, मराठा, गुज्जर, भील, गोंडों, सिखों व अन्य हिंदू राजाओं ने जंगें जीती भी थी। शायद आपको सुनकर हैरानी हो कि एक समय ऐसा भी था जब कई राजपूत राज्यों में 12 साल से ऊपर के लड़के या पुरुष भी नहीं रहे थे। 12 साल से ऊपर के सब युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इतिहास बिना राजपूतों के ठीक वैसे ही अधूरा है जैसे बिना धार की तलवार। लोग तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि राजपूत मुगलों से हार जाते थे। वीरता से हराने और धोखे से हराने में बहुत फर्क है। एक युद्ध ऐसा नहीं है जिसमें मुगल या मुस्लिम आक्रांताओं ने बिना किसी धोखे के वीरता द्वारा राजपूतों या किसी अन्य हिंदू राजा से विजय प्राप्त की हो। अलाउद्दीन खिलजी ने 13वीं शताब्दी में जितने भी युद्ध राजपूतों के खिलाफ जीते थे, सब में उसने किसी न किसी प्रकार के छल का सहारा लिया था। मुगलों में बाबर के अलावा किसी अन्य मुगल शासक ने राजपूतों से सीधा युद्ध नहीं किया। बाबर ने भी महाराणा सांगा के साथ छल से युद्ध जीता था। मुगलों में इतनी हिम्मत या वीरता नहीं थी कि वे स्वयं मैदान में आकर युद्ध लड़ सके, बल्कि वे किसी अन्य राजपूत शासक को भेजते थे युद्ध करने के लिए। मात्र एक बार अकबर खुद हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध करने गया था। प्रथम बार मानसिंह के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसके पास वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से 3 गुना ज्यादा सेना होने के बावजूद युद्ध बेनतीजा रहा, जबकि हमारे देश के कुछ वामपंथी गद्दार इतिहासकारों ने इसमें प्रताप की हार होना बताया, जो कि सरासर गलत है। हालांकि इतिहासकार इस पर सवाल उठाते रहे हैं और बोलते भी हैं कि इतिहास गलत लिखा गया है। हमारे देश के इन वामपंथी इतिहासकारों ने हमें मुगलों की तारीफ के अलावा कुछ और नहीं पढ़ाया है। कभी राजस्थान का इतिहास खोलकर पढ़ना, उनकी वीरता के किस्से पढ़ते पढ़ते यदि आपकी रूह न कांप जाए तो कहना, ये धरती उस राणा सांगा की जननी है जिसके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव होने के बावजूद जिसने कभी धोखे का सहारा नहीं लिया। वीर मालदेव राठौड़, जिसने 84 युद्ध जीते तथा शेरशाह सूरी को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। महाराणा कुंभा, जो वीर होने के साथ साथ प्रकांड विद्वान थे। महाराणा प्रताप, जिन्होंने आजीवन कभी मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की। और भी कई नाम हैं इस सूची में। पृथ्वीराज चौहान, वीरमदेव चौहान, महाराज जसवंत सिंह, विग्रहराज चौहान, रावल रतन सिंह, सवाई जय सिंह, वीर दुर्गादास राठौड़, राजा अनंगपाल तोमर, आल्हा उदल, बप्पा रावल। अंत में यही कहना चाहेंगे कि ये डायलॉग पद्मावत फिल्म में भी लिया गया था। चिंता को तलवार की नोक पर रखे वो राजपूत, रेत की नाव लेके समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत। खैर, इस विषय में इतिहास में गौता लगाने से अच्छा है कि वर्तमान का उदाहरण ही दिया जाए।
अगर राजपूत सभी युद्ध हार जाते और बहादुर न होते, और अगर डरपोक होते, तो इंडियन आर्मी में राजपूतों के नाम पर 2 रेजिमेंट नहीं होते, राजपूत रेजिमेंट और राजपुताना राइफल्स। और आज के समय में भी राष्ट्रपति सुरक्षा में सिर्फ राजपूत जाट और जट सिखों को ही भर्ती किया जाता है। और आपको अंदर की बात बताते चलें, बड़े बड़े व्यवसायी और अन्य नेता भी अपने अंगरक्षक इन्हीं जातियों से ही रखते हैं। इसके अलावा राजपूत राजा अगर सभी युद्ध हार गए रहते, तो राजपूत राजाओं के आस्था का मुख्य केंद्र भगवान शिव को समर्पित एकलिंग जी का जो आज मंदिर है, वहां पर एक मस्जिद खड़ी होती, और देश में आज भी हजारों साल पुराने मंदिर खड़े हैं, वो भी मस्जिद ही होते। अगर क्रूरता ही वीरता का पर्यायवाची है, तब जरूर राजपूत इसमें मुगलों से पीछे छूट जाएंगे। और इसका कारण भी है क्योंकि राजपूत जिस धर्म और संस्कृति के अंग हैं, उसमें अंतिम रूप से ये ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी स्थिति में हम 2 पैर पर चलने वाले जानवर ना सिद्ध हो पाएं। हाँ, मुगलों के लिए इस प्रकार का कोई शर्त या बंधन नहीं है और ना ही उसकी वो परवाह करते हैं। उदाहरण के लिए बंदा सिंह बहादुर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन्हीं के साथ क्या व्यवहार हुआ था, उसका यहाँ उल्लेख करना जरूरी है। कुछ सिखों की गद्दारी के कारण बंदा सिंह बहादुर को मुगलों ने बंदी बना लिया। फिर उनके सामने इस्लाम कबूल करने को कहा गया। उन्होंने कबूल नहीं किया तो उनके शरीर से जिंदा ही मांस नोचा जाने लगा। इसके बाद भी जब वो नहीं झुके तो उनके सामने उनके 5 साल के बच्चे को लाया गया और उसका कलीजा चीरकर उनके मुंह में डाल दिया गया और अंत में हाथी से कुचलवाकर उन्हें मार दिया गया। संपूर्ण बातों का सार ये है कि बंदा सिंह बहादुर के साथ जो क्रूरता हुई है, अगर उसे वीरता मानेंगे तो निर्भया कांड के जो चारों हैवान हैं, उन्होंने जो किया उसे भी वीरता ही मानेंगे, क्योंकि क्रूरता ही वीरता का पर्यायवाची बनी हुई है। क्योंकि मुगल भी वही करते थे जो निर्भया के साथ चारों हैवानों ने किया था। दूसरी तरफ बात यह है कि क्या सैकड़ों रियासतों में हजारों सालों में क्या 10-20 राजपूत राजा ही हुए जिनका जिक्र इतिहास में किया गया है? हजारों सालों में और सैकड़ों रियासतों में हजारों राजा हुए होंगे, उनका जिक्र क्यों नहीं? सिर्फ कुछ राजाओं का क्यों? बाकी के राजा कहाँ गए? असल में सिर्फ कमजोर इतिहास लिखा गया है, सिर्फ कमियां बताई गई है वामपंथी लोगों के द्वारा, अच्छाई का कहीं जिक्र नहीं है। हालांकि कुछ कमियां राजपूत राजाओं में थी भी, जिनकी हार को दर्शाया गया है। तकनीकी रूप से पिछड़े होने और असंगठित होने के वजह से, साथ ही हमारे देश के लोगों और मुगलों की सेना में होने की वजह से, उनका साथ देने की वजह से, मुगल जब तोप और अन्य उन्नत सामरिक तकनीकों का इस्तेमाल करते थे, हमारे वीर राजपूत तलवार, भाले और तीरों से उनका मुकाबला करते थे। मुगल क्रूर, बर्बर और बेहद जल्लाद थे, वो बिल्कुल भी रहम नहीं करते थे। और हमारे राजपूत राजा युद्ध भी धार्मिक और मानवीय आधार पर लड़ते थे। उनकी सत्ता उत्तर से लेकर मध्य भारत और कुछ खास हिस्सों तक सीमित रही। इन्हीं वीर और महान योद्धाओं और समर्पित राष्ट्रभक्तों की वजह से आज भी 1000 वर्षों की हमलावरों की दास्ता के बावजूद इस देश की 80% आबादी हिंदू है। ये हमारे वीर राजपूत, मराठा और सभी क्षत्रिय राजपूतों की वजह से और वीर सपूतों के शौर्य और बलिदान से संभव हुआ है। रही बात हिंदू मुस्लिम विवाह की, तो वो आज भी हो रहे हैं। सैकड़ों बॉलीवुड में और सैकड़ों राजनेताओं में उदाहरण बने हुए हैं। कितने ही उदाहरण तो हिंदुत्व का दम भरने वाली बीजेपी आरएसएस में है। वो मुस्लिम नेता मंत्री हैं जो हिंदू लड़की से शादी किए बैठे हैं, जैसे शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी, सिकंदर बख्त और मुजफ्फर खान। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी मुस्लिम लड़की के साथ शादी की है, जो जम्मू कश्मीर के नेता फारूक अब्दुल्ला की बेटी है। अब किस चश्मे से समाज इन्हें देखता है या भविष्य में किस चश्मे से देखेगा, ये तो समय ही बताएगा। और रही बात त्याग की, जब देश को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लोकतंत्र में तब्दील किया, उस समय 565 रियासतों में से ज्यादातर रियासतों के मालिक राजपूत ही थे और उन्होंने खुशी खुशी देश हित के लिए अपनी रियासतों का विलय कर दिया। लेकिन ये तो हो गई इतिहास की बात। आज का राजपूत किस हाल में है? राजपूत को अब राजपूत न लगाकर सिर्फ क्षत्रिय जाति लिखनी चाहिए, क्योंकि राजपूतों के राज तो जा चुके हैं। वैसे अधिकतर राजपूतों की कंडीशन ज्यादा सही नहीं है। कुछ ज्यादा ही अमीर हैं और कुछ ज्यादा ही गरीब। अमीर कम है और गरीब ज्यादा। बीच वाली हालत कम ही है। लगभग सब जगह पर्दा या घूंघट प्रथा अभी तक बड़े पैमाने पर बाकी है। पढ़ाई में लड़कियों को अब भी कहीं न कहीं कम ही रखा जा रहा है। हालांकि कुछ जागरूक आज बेटियों को भी स्कूल कॉलेज भेज रहे हैं। महिलाओं को नौकरी करने की इजाजत बहुत ही कम होती है।
महिलाओं को शुरुआत से ही बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती थी, लेकिन अब बदलाव आ रहा है। घर की दहलीज नए पार करने वाली महिलाएं भी आजकल आपको राजनीति में हाथ आजमाती भी दिख जाती हैं। राजपूतों के बच्चे छुटपुट नौकरी करते भी मिल जाएंगे। एक बात और, लव मैरिज या अपनी पसंद से शादी अब भी नए के बराबर ही होती है। छोटी छोटी बातें नाक का सवाल बन जाती है। ऑनर किलिंग के मामले भी सुनने को काफी मिल जाते हैं। अब बात करते हैं देश भर में क्षत्रियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में। 275 एमएलए, 75 एमएलसी, 32 लोकसभा सांसद, 15 राज्यसभा सदस्य, 3 मुख्यमंत्री, 1 उप मुख्यमंत्री, 3 राज्यपाल, 8 केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकारों में 50 मंत्री हैं। यानी करीब 465 माननीय क्षत्रिय समाज से आते हैं। क्षत्रिय जनसंख्या करीब 10 करोड़ है। देश के 29 में से करीब 15 राज्यों में राजपूत विधायक और सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ राजपूत हैं। राजस्थान में 65 से 70 लाख राजपूत हैं। मध्य प्रदेश में 60 से 65 लाख राजपूत हैं। बिहार में 50 से 55 लाख लोग राजपूत हैं। गुजरात में 40 से 45 लाख राजपूत हैं। उत्तराखंड में 35 से 40 लाख राजपूत हैं। हिमाचल में 25 लाख राजपूत हैं। हरियाणा में भी लगभग 10 लाख राजपूत बताए गए हैं। ये नेता हैं राजपूत समुदाय से, कोई सीएम तो कई हैं मिनिस्टर। सीएम योगी आदित्यनाथ, रमन सिंह, वीरभद्र सिंह, त्रिवेंद्र सिंह रावत राजपूत समुदाय से हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और जम्मू कश्मीर के निर्मल सिंह भी राजपूत हैं। मोदी सरकार में 8 मंत्री राजपूत समुदाय से हैं। देश में अब तक चंद्रशेखर सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह राजपूत पीएम रहे हैं। राजपूत राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत रहे हैं। भारतीय इतिहास में ही नहीं बल्कि अब कुछ समय से खेल और कला के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद, रविंद्र सिंह जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सुनिधि चौहान, सोनल चौहान, कंगना रनावत और प्रीति जिंटा समेत तमाम राजपूत हस्तियों ने अच्छा काम कर बाकी लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है और अपने महान कामों से न सिर्फ राजपूत जाति का मान बढ़ाया बल्कि समस्त भारतवासियों को भी गौरवान्वित किया है। इतिहास में ठोकर खाने के बाद और उससे सीख लेते हुए आज इन्होंने एक दूसरे का साथ देना चालू कर दिया है और एक छोटे से बच्चे की तकलीफ में भी सैकड़ों हजारों के लोग खड़े हो जाते हैं, आपस में सहायता करते हैं। लेकिन राजपूतों के इक्का दुक्का नेताओं को छोड़कर बाकी नेता आज भी फिसड्डी हैं। वो सिर्फ इनको वोट बैंक समझने के अलावा कुछ नहीं समझते हैं, न किसी मुद्दे पर उनका साथ देते हैं। बस वोटों के समय उनको याद आता है कि वो भी राजपूत हैं। तो जाति धर्म में बंटकर देश को खोखला न होने दें, एकता बनाए रखें। पुरानी कहावत है, एकता में बल है, एक बने नेक बने। आशा करते हैं हमारे द्वारा किया गया ये छोटा सा विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल न भूलें।